हेलो लिसनर्स। मैं आपकी राइटर अनी उर्फ अनामिका स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऑडियो में अगर किसी तरह की परेशानी हो तो माफ कीजिएगा, ये मेरी नहीं एआई की आवाज है। चैप्टर 11। माय स्पाई वाइफ। अनामिका को बेड पर लिटाने के बाद रजत सीधे सोफे पर गया और चुपचाप लेट गया। उसने अनामिका को कुछ भी कहने या शिकायत करने का मौका नहीं दिया। अनामिका गुस्से से रजत को ही घूरे जा रही थी, मगर जब रजत चुपचाप सोफे पर लेट गया तब कुछ सोचकर अनामिका भी बेड पर लेट गई और अपनी आंखें बंद कर ली। शायद अनामिका वाकई में थक गई थी, जिसकी वजह से उसे नींद आ गई। काफी देर तक रजत भी यूं ही सोफे पर लेटा रहा। लगभग एक डेढ़ घंटे बाद रजत ने अपनी आंखें खोली। ऐसा लग रहा था जैसे रजत सोया ही ना हो। रजत धीरे से सोफे पर से उठा और बेड की ओर बढ़ गया, मगर उसने बेड से कुछ दूरी पर ही अपने कदम रोक लिए। वो अनामिका के पास नहीं गया। बेड के पास का साइड लैंप ऑन था, जिससे हल्की सी रोशनी कमरे में बिखरी हुई थी, और इस हल्की रोशनी में अनामिका बेहद खूबसूरत लग रही थी। होश में आने के बाद से जो सख्त भाव उसके चेहरे पर नजर आ रहे थे, इस वक्त वो नहीं था। रजत बस एकटक अनामिका को ही देख रहा था। वो उसके पास तो जाना चाहता था, मगर शायद किसी वजह से या किसी डर की वजह से वो अनामिका के पास नहीं गया। शायद उसे अंदाजा था कि अगर वो अनामिका के पास गया तो अनामिका की नींद खुल जाएगी, और वो कैसे रिएक्ट करेगी इसका अंदाजा तो रजत को भी नहीं था। बेवजह आग में हाथ क्यों डालना, ये सोचकर रजत अपनी जगह पर ही खड़ा रहा। कुछ देर तक रजत यूं ही अनामिका को देखता रहा, फिर वापस सोफे की ओर बाहर आ गया। सोफे पर लेटते हुए रजत अनामिका को ही देख रहा था। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। अनामिका को देखते हुए रजत ने अपनी आंखें बंद कर लीं और कुछ ही देर में वो भी नींद की आगोश में चला गया। सुबह हो चुकी थी और सूरज अपनी सुनहरी रोशनी बिखेर रहा था। रजत का कमरा इस तरीके से बना हुआ था, जब सनराइज होता था तो सूरज की सीधी रोशनी कमरे में आती थी। जैसे ही वो रोशनी अनामिका के चेहरे पर पड़ी, अनामिका ने धीरे धीरे अपनी आंख खोल दी। अनामिका ने उठते ही कमरे में अपनी नजरें दौड़ाईं। रजत तब सोफे पर लेटा हुआ था और अपनी हथेलियों पे अपना चेहरा टिकाए सोफे पर लेटे हुए ही अनामिका को देख रहा था। रजत के चेहरे पर कि वो हल्की सी मुस्कुराहट उसका चार्म और बढ़ा रही थी। वो वाकई काफी हैंडसम और अट्रैक्टिव था, मगर रजत की इस अट्रैक्टिव पर्सनालिटी का कोई असर अनामिका पर नहीं हुआ। अनामिका रजत को अपनी आंखें छोटी करके देखने लगी। वो बेड से उठी तभी कमरे का डोर नॉक हुआ। पहले तो उसके कदम रजत की ओर बढ़ा रहे थे, मगर डोर नॉक की आवाज सुनते ही उसके कदम अपनी जगह पर रुक गए। डोर नॉक की इस आवाज ने रजत का ध्यान भी अपनी ओर खींच लिया था। रजत को बिल्कुल पसंद नहीं आया था कोई उसके ध्यान में इस तरह से खलल डाले। अनामिका ने 2 पल सोचा और अपने कदम दरवाजे की ओर बढ़ा दिए। उसने दरवाजा खोला तो विला का ही कोई सर्वेंट दरवाजे पर खड़ा था। सर्वेंट ने अनामिका से कहा, मैम नीचे कोई आया है, उनका कहना है कि वो आपसे मिलना चाहते हैं। अनामिका की आंखों में थोड़ा कंफ्यूजन था। उसे समझ नहीं आ रहा था यहां उससे मिलने कौन आ सकता है, और वो भी इतनी सुबह। अनामिका के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला, मगर सर हिलाकर उसने जवाब दे दिया कि वो आ रही है। अनामिका फौरन कमरे से निकली और अपने बालों का जूरा बनाते हुए वो नीचे आई। वो दरवाजे पर आई तो दरवाजे पर वही लड़की थी जिसने रात को उसे भाभी कहा था, और वो अपने सामने खड़े इंसान से बात कर रही थी। अनामिका ने उस इंसान को देखा तो वो कोई और नहीं शाद थे। उनके हाथ में एक बैग था। उस लड़की ने अपने पीछे किसी की आहट महसूस की तो फौरन पीछे पलटी। अपने सामने अनामिका को देख उस लड़की ने कहा, भाभी आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने पूछा तो कोई जवाब नहीं दिया, आप देख लो। अनामिका ने सिर हिलाकर जवाब दिया और अपनी नजरें शाद के ऊपर टिका ली। अनामिका का इशारा पाते ही वो लड़की वहां से चली गई और सीधे रजत की कमरे की ओर बढ़ गई। शाद ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ काले रंग का बैग अनामिका की तरफ बढ़ा दिया।
बैग देते हुए शादिर ने कहा, तुम्हारी जरूरत की सारी चीजें। अनामिका ने फिर से सिर्फ सिर हिलाकर ही जवाब दिया और वहां से चली गई। अनामिका का ये बिहेवियर देख खींच गए। उन्होंने चिढ़कर अपने आप में ही कहा, ये लड़की कभी नहीं सुधर सकती। हालांकि शायद अनामिका के इस बिहेवियर से वाकिफ थे, मगर उन्हें अनामिका के इस बिहेवियर से बड़ी चिढ़ मचती थी। शायद मुंह बनाकर वहां से चले गए। अनामिका अपने कमरे में पहुंची तो वो लड़की वहां मौजूद थी और रजत से कुछ बात कर रही थी। वो दोनों सोफे पर बैठकर एक दूसरे से बात कर रहे थे। जैसे ही अनामिका कमरे में आई, दोनों उसे देखने लगे। उस लड़की के चेहरे पर कंफ्यूजन था। हिचकिचाते हुए कुछ सोचकर उस लड़की ने अनामिका से पूछा, भाभी भैया ने मुझे बताया कि आपका नाम सांची नहीं अनामिका है। आपके परिवार वालों ने तो ऐसा कुछ हमें बताया ही नहीं, और जब हम लोगों ने भी पता लगाया तो हमें भी ऐसा कुछ पता नहीं चला था। फिर कहते हुए उस लड़की ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। अनामिका शांत नजरों से उसे देख रही थी। अनामिका ने धीरे से अपने होंठ हिलाए और उसके मुंह से सिर्फ एक शब्द निकला, नाम। अनामिका की आवाज काफी धीमी थी। उस लड़की को पहले तो अनामिका के कहने का मतलब समझ नहीं आया, जिस कारण वो सोच में पड़ गई। मगर थोड़ा सोचने के बाद उसे समझ आया कि शायद अनामिका उसका नाम पूछ रही है। उस लड़की ने जवाब देते हुए कहा, नीति। नीति शांतनु प्रताप सिंह। नीति का जवाब सुनने के बाद अनामिका ने सर हिलाते हुए सिर्फ हम में जवाब दिया। कुछ पल रुकने के बाद अनामिका ने कहा, आई नो चीजें कॉम्प्लिकेटेड है और तुम अभी इन चीजों को समझने के लिए काफी छोटी हो। फिलहाल के लिए तुम बस इतना जानो कि इस वक्त तुम जिससे मिल रही हो वो अनामिका है, सांची नहीं। चैप्टर 12, माय स्पाई वाइफ। अनामिका ने जैसे ही यह कहा कि वह सांची नहीं अनामिका है नीति, ये बात सुनकर हैरान हो गई। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। नीति हैरान होकर उसे ही देखने लगी। उसने हड़बड़ाते हुए सवाल किया, तो फिर आपके परिवार वाले? अनामिका ने नीति की बात को बीच में ही काट दिया और बोली, फिलहाल मुझे तो कहीं जाना है, इसलिए अभी मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दूंगी, और तुम्हें जितना जानना था तुम जान चुकी हो। अगर तुम्हें कुछ और बताना होगा तो मैं तुम्हें बता दूंगी। अनामिका ने 3 कारणों से नीति की बात को काटा था। पहला कारण तो वो अपने परिवार के बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहती थी। दूसरा कारण, वो अपने बारे में तो किसी को कुछ नहीं बता सकती थी। और तीसरा कारण, उसे देर हो रही थी और उसे जल्द से जल्द निकलना था। अपनी बात खत्म करते ही अनामिका वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। कुछ ही देर में वो वॉशरूम से रेडी होकर निकली और मिरर के सामने खड़ी होकर अपने बालों को संवारने लगी। उसकी घने लंबे बाल कुछ ज्यादा ही लंबे थे, जो कि उसके कमर के नीचे तक जा रहे थे। बालों से टपकता पानी उसके कपड़ों को भीगा रहा था। अनामिका के वॉशरूम से बाहर आते ही रजत ने अनामिका को कुछ पल देखा और फिर खुद भी रेडी होने चला गया। जब तक वो बाहर आया, अनामिका रेडी हो चुकी थी और वो अपने शूज पहन रही थी। जो बैग शाद ने अनामिका को दिया था, उसमें अनामिका की जरूरत की चीजें थीं, जिनमें से वो भी जो वो डेली यूज किया करती थी। अनामिका ने इस वक्त व्हाइट शर्ट और ब्लू जीन्स पहनी हुई थी। अनामिका को इन कपड़ों में देखें रजत को अजीब लगा, इसलिए रजत अनामिका के पास गया और उससे बोला, क्लोजेट में आपके लिए कपड़े हैं, आपको इन कपड़ों को पहनने की जरूरत नहीं। अनामिका ने उसे जवाब दिया, इंसान को वही कपड़े पहनने चाहिए जिसमें वो कंफर्टेबल रह सके और अपना काम आसानी से कर सके, और मेरे लिए ये कपड़े ही कंफर्टेबल हैं। अनामिका की बात सुनने के बाद रजत ने अपनी आईब्राउ टेरी की और उसे देखते हुए बोला, क्या आपने एक बार चेक किया था क्लॉज रूम में आपके लिए किस तरह के कपड़े रखे गए थे? रजत की बात सुनकर अनामिका उसे आईब्राउ सिकोड़कर देखने लगी। रजत क्लॉजेट रूम की तरफ बढ़ा और दरवाजा खोल दिया। वहां पे ट्राउजर्स, जीन्स, हर तरह के कपड़े रखे हुए थे, और इन कपड़ों का स्टाइल उसी तरीके का था जिस तरह के कपड़े अनामिका पहनती थी। वो कपड़े बिल्कुल वैसे थे जैसे अनामिका पहनती थी। उन कपड़ों को देखते हुए ये साफ बताया जा सकता था कि वो कस्टम मेड है। वो कपड़े काफी स्टाइलिश और वो अनामिका की खूबसूरती को और ज्यादा निखारते। शक की कोई गुंजाइश नहीं थी, उन कपड़ों में अनामिका बहुत ज्यादा ही अच्छी लगती। मगर इस वक्त अनामिका के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो अपने मन में बस इतना ही सोच रही थी, जब रजत उसे जानता नहीं है, उसके बारे में जानता नहीं,
तो उसे कैसे पता कि वो किस तरह के कपड़े पहनती है और उसके रहने का तरीका क्या है। मगर इस वक्त ना उसके पास वक्त था और ना ही उसका मूड था कि वो अपना वक्त रजत के साथ बहस करने में बर्बाद करें। अनामिका ने कुछ चंद शब्दों में रजत को जवाब दिया, फिलहाल मुझे जाने में लेट हो रहा है, हम इस बारे में बाद में बात कर सकते हैं। अपनी बात खत्म करते ही अनामिका कमरे के बाहर निकल गई। रजत जाते हुए देखता रहा और एक गहरी सांस भरी। उसने सर ऐसे हिलाया जैसे कि वो कह रहा हो, इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता। सीढ़ियां उतरते हुए अनामिका ने एक नजर घड़ी की तरफ देखा। इस वक्त सुबह के 9 बज रहे थे। अनामिका सीढ़ियों से उतरी और दरवाजे की ओर बढ़ी तो नीति ने पीछे से आवाज देकर उसे रोक लिया। नीति ने कहा, भाभी रुकिए, ब्रेकफास्ट तो कर लीजिए। नीति के बात करने का तरीका बहुत ही प्यारा था। उसका खुशमिजाज रहना और उसकी चंचलता, उसके हर बर्ताव में उसका बचपना दिखाई देता था। अनामिका के आगे बढ़ते कदम रुक गए और उसने बिना कुछ बहुत ज्यादा कहे चुपचाप नीति की बात मानी। दूसरी तरफ कमरे के अंदर रजत रेडी होने के लिए ड्रेसिंग टेबल के पास आया। उसने जैसे ही कोम्ब उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया तो उसकी नजर किसी चीज पर पड़ी तो उसके हाथ अपनी जगह पर रुक गए। उसने हाथ बढ़ाकर उस चीज को उठाया तो वो अनामिका का मंगलसूत्र था। अनामिका का मंगलसूत्र देख रजत की आंखें बड़ी हो गईं। उसकी आंखों में थोड़ा गुस्सा, नाराजगी और निराशा थी। उसे बुरा लगा, और उससे बुरा लगता भी क्यों नहीं। कल ही तो उन दोनों की शादी हुई थी और आज अनामिका ने उन दोनों के रिश्ते की इस निशानी को खुद से दूर कर दिया। उस मंगलसूत्र को देखते हुए रजत खुद से ही बोला, भले ही आज आपने इसे खुद से दूर कर दिया हो, मगर मैं आपकी जिंदगी में वो दिन भी लेकर आऊंगा जब आप मुझसे कहेंगी कि मैं खुद आपको ये पहनाऊं। मैंने कभी भी आप पर किसी भी चीज के लिए दबाव नहीं डाला और न ही कभी डालूंगा, मगर फिर भी अब वही होगा जो मैं चाहूंगा। ये सब कहते हुए रजत की आंखों से जैसे कुछ गुजर सा गया। रजत ने कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ पल बाद फिर से अपनी आंखें खोल रजत आगे बोला, भले ही आज तक हमारे रिश्ते में सिर्फ वही हुआ जो आपने चाहा है और आगे भी होगा, मगर हर बार तो आपकी नहीं चल सकती है। जबरदस्ती से तो नहीं, पर आपकी मर्जी से हो। इस रिश्ते को तो आपको अपनाना ही पड़ेगा। आप खुद मुझे अपना बनाएंगी। अपनी बात को पूरा करने के बाद रजत ने उस मंगलसूत्र को अपनी मुट्ठी में भरा और कबर्ड की ओर बरक गया। उसने कबर्ड में एक छोटा सा लॉकर खोला और उसके अंदर उस मंगलसूत्र को रख दिया। रेडी होकर जैसे ही रजत नीचे आया तो उसने देखा कि अनामिका नीति के साथ डाइनिंग टेबल की ओर बैठ रही है। रजत ने भी अपने कदम डाइनिंग टेबल की ओर बढ़ा दिए। वैसे रजत सोचा नहीं था कि अनामिका अब तक घर में ही होगी। उसे लगा था कि अनामिका पहले ही जा चुकी है, जिस वजह से वह थोड़ा हैरान भी था। डाइनिंग टेबल के पास पहुंचकर अनामिका ने एक नजर वहां रखी डिशेस को देखा और फिर चुपचाप बिना कुछ कहे एक चेयर पर बैठ गई। नीति भी अनामिका के साथ साथ डाइनिंग टेबल के पास आई और उसने जब वह डिशेस को देखा तो उसने अपना मुंह बिगाड़ लिया और अपने बिगड़े हुए मुंह के साथ ही अनामिका के साथ वाले चेयर पर बैठ गई। चैप्टर 13, माई स्पाई वाइफ। रजत रेडी होकर कमरे से बाहर आया। सीढ़ियों से उतरते हुए रजत ने देखा कि अनु और नित्ति डाइनिंग टेबल की ओर बैठ रहे हैं। डाइनिंग टेबल पर रखे डिशेस को देख जहां अनामिका चुपचाप चेयर पर बैठ गई, नित्ति ने डिशेस को देख अपना मुंह बना लिया। डाइनिंग टेबल की ओर बढ़ता हुआ रजत ये सब कुछ नोटिस कर रहा था, मगर फिर भी वो बिल्कुल शांत और खामोश रहा। पूरे वक्त उसका ध्यान अनामिका पर ही था। डाइनिंग टेबल पर मसाला, ओट्स, खिचड़ी, कुछ 3 तरह के वेजिटेबल सूप और कुछ 2 तरह की सैलड रखे हुए थे। अनामिका चेयर पर बैठने के बाद चुपचाप उन डिशेस को देख रही थी, मगर अब तक उसने कुछ भी खाने के लिए नहीं लिया। निति ने अपनी नाक सिकोरी और मुंह बनाते हुए कहा, भाभी आप जल्दी ठीक हो जाओ। आपकी तबीयत खराब होने की वजह से आपके साथ साथ मुझे भी ये सब खाना पड़ रहा है। कहते हुए निति ने अपना हाथ बढ़ाया और सूप के बोल में रखे हुए चम्मच को उठाकर वो सूप अनामिका को दिखाते हुए आगे बोली, ये देखो, ये हरा हरा पालक का सूप, क्या ये भी कोई खाने की चीज है? अपने बात को जारी रखते हुए निति ने बाकी के डिशेस की तरफ भी इशारा करते हुए कहा, ये देखो खिचड़ी, ये हर्बल सूप, सैलड,
ऐसा खाना कौन खाता है भाभी? मगर आपकी तबीयत खराब होने की वजह से भैया ने सबके लिए यही खाना बनवा दिया। नीति ये सब कहते हुए बहुत ही प्यारी लग रही थी। उसके फेस पर बिल्कुल बच्चों की तरह एक्सप्रेशंस थे। वो किसी बच्चे से कम नहीं थी। नित्ति को ये सब कहते हुए अनामिका बहुत ही ध्यान से देख रही थी। ना चाहते हुए अनामिका की होठों पर भी हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसे पता नहीं चला। ये मुस्कुराहट इतनी धीमी थी कि कोई इसे आसानी से देख नहीं सकता था। डाइनिंग टेबल की ओर बरहता हुआ रजत अनामिका और निति को ही देख रहा था। उसने अनामिका के होठों पर उस हल्की मुस्कुराहट को नोटिस कर लिया था। उस मुस्कुराहट को देख मानो रजत के दिल को कोई सुकून सा मिल रहा हो। रजत डाइनिंग टेबल के पास आया और अपनी चेयर पर बैठ गया। रजत के आने की आहट को महसूस कर नीति बिल्कुल चुप हो गई। अनामिका ने रजत की आहट को पहले ही महसूस कर लिया था, इसलिए उसने रजत पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने शांत आवाज में निति से पूछा, क्या तुम्हें ये सब पसंद नहीं? क्या खाना है तुम्हें? निति ने अपने होठ दबाए और पहले रजत की तरफ देखा। रजत खामोश था। उसके एक्सप्रेशन को देखकर कहा नहीं जा सकता था कि उसका मूड कैसा है। निति ने अपनी भलाई इसी में समझी कि वो अपना मुंह बंद रखें। बिना किसी शिकायत के निति वही खाना खाने लगी। जब नीति ने पलटकर उसे कोई जवाब नहीं दिया, तो उसने एक नजर रजत को देखा। उसे समझते देर नहीं लगी कि नीति शायद रजत से डर रही है। अपनी आवाज में थोड़ी सी सीरियसनेस लाते हुए अनामिका बोली, क्या मैंने तुमसे कुछ पूछा था अभी? क्या तुम्हें ये खाना पसंद नहीं है? मुझे मेरा जवाब नहीं मिला निति। निति ने बस ना में सिर हिलाकर जवाब दे दिया, मगर उसने कुछ कहा नहीं। अनामिका ने गहरी सांस ली और अपनी पैंट की बैक पॉकेट में से एक पर्स निकाला और पर्स के अंदर से 2 कार्ड निकालकर उन कार्ड्स को नीति की ओर बढ़ाते हुए, अनामिका ने नीति से कहा, इस रेस्टोरेंट में चली जाना। ये शहर के बेस्ट रेस्टोरेंट्स में से है। इनका खाना काफी अच्छा होता है। चाहो तो अपने दोस्तों को भी ले जा सकती हो। तुम्हें जो मन करे तुम खा लेना। अपनी बात कहते हुए दूसरे कार्ड की ओर इशारा किया और अपनी बात को जारी रखते हुए आगे कहा, बिल पेमेंट के वक्त ये कार्ड पास कर देना, बाकी मैं देख लूंगी। तुम जैसे चाहो इसका इस्तेमाल कर सकती हो। जाओ जाकर पार्टी करो। अपनी बात को खत्म करते हुए अनामिका ने निति के हाथ से स्पून लिया और आगे बोली, और ये तुम नीचे रखो। ये रेस्टोरेंट 24 घंटे 7 दिन ओपन रहता है। तुम्हें घास फूस खाने की जरूरत नहीं। रजत अपनी आंखें बड़ी करके अनामिका को देख रहा था। उसने मन ही मन खुद से कहा, इनकी वजह से मैं तक ये खा रहा हूं और इन्हें देखो, मुझ पर तरस खाने की जगह, जबकि मैं कि इनका पति हूं। मेरी बहन पर इन्हें दया आ रही है। पास सचमुच कलयुग आ गया। निति दोनों ब्लैक कार्ड्स को देख रहे थी, जिनमें से एक किसी रेस्टोरेंट का कार्ड था और ये थोड़ा अलग था। ये नॉर्मल होटल कार्ड के जैसा नहीं था। इसके बॉर्डर पर गोल्डन कलर से कुछ इनिशियल से डिजाइन बने हुए थे। दूसरे कार्ड पर अनामिका का नाम लिखा हुआ था। इनफैक्ट उसका पूरा नाम लिखा हुआ था, अनामिका सिंह शेखावत, और उसके नाम के नीचे भी गोल्डन एम्ब्रॉयडरी की गई थी। निति ने थोड़ी क्यूरियोसिटी से पूछा, ये कौन सा होटल है भाभी? अनामिका ने कहा, होटल का एड्रेस कार्ड पर लिखा हुआ है। तुम जब चाहे जा सकती हो। अपनी बात खत्म करते हुए अनामिका ने अपना ब्रेकफास्ट भी खत्म कर दिया था। टिश्यू से अपना मुंह पोंछकर अनामिका अपनी चेयर से उठी और वहां से जाने को हुई, तभी रजत की आवाज ने उसके कदम रोक दिए। रजत ने कहा, कल घर में एक छोटी सी गेट टुगेदर है। हालांकि ये ग्रैंड रिसेप्शन पार्टी होने वाली थी, मगर शायद आपको वो पसंद ना आए, इसलिए मैंने इसे चेंज कर दिया। अपनी बात कहते हुए रजत मुड़ा और अनामिका की ओर देखते हुए आगे बोला, इट्स नॉर्मल गेट टुगेदर। बहुत ज्यादा लोग नहीं आएंगे। मेरे कुछ बिजनेस एसोसिएट, कुछ दोस्त और कजिन्स ही इन सब का हिस्सा बनेंगे और उनके पार्टनर्स। उम्मीद करता हूं आपको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी इन सब से। अनामिका ने एक बार तिरछी नजरों से रजत को देखा और फिर बिना कुछ जवाब दिए वहां से निकल गई। अनामिका का ये बिहेवियर रजत को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था और उसे अपनी ही बहन से जलन भी हो रही थी, क्योंकि अनामिका उस पर नहीं बल्कि उसकी बहन पर ध्यान दे रही थी। निति जो कुछ भी अनामिका से कहती, अनामिका चुपचाप उसकी बात मान लेती। अनामिका सिंह विला से बाहर निकली और गेट पर ही
एक ब्लैक कार उसका वेट कर रही थी। अनामिका उस कार में बैठी और उसके बैठते ही कार ने अपनी रफ्तार पकड़ ली। आज भी कार शायद ड्राइव कर रहे थे। अनामिका ने कार की सीट से अपना सर टिकाया और अपनी आंखें बंद कर लीं। अनामिका ने शाद को भी पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। शाद ने गहरी सांस भरी। उन्हें पता था अनामिका ऐसी ही है। जब उसे गुस्सा आ रहा हो तब वो अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझती। वो किसी पर भी ध्यान नहीं देती थी। लगभग 1.5 घंटे की ड्राइविंग के बाद कार अपनी मंजिल पर आकर रुकी। अनामिका कार से बाहर आई और अपने सामने खड़ी बिल्डिंग की ओर बढ़ गई। अनामिका ने बिल्डिंग के अंदर जाते ही लिफ्ट की ओर अपने कदम बढ़ा दिए। शाद भी कार पार्क करके उसके पीछे ही आ रहे थे। अनामिका के पीछे ही शाद लिफ्ट के अंदर आए। शाद ने दरवाजा बंद होते ही 7 फ्लोर का बटन प्रेस कर दिया। अनामिका और शाद दोनों लिफ्ट से बाहर आईं। अनामिका तेज और लंबे कदम भरते हुए आगे बढ़ा रही थी और पीछे पीछे शाद भी जा रहे थे। दूसरी तरफ एक बड़ी सी बिल्डिंग के आगे कुछ कार्स आकर रुकी। कार से रजत बाहर निकला। बिल्डिंग के अंदर जाते ही रजत अपनी प्राइवेट लिफ्ट की ओर बढ़ गया। उसने 38वें फ्लोर का बटन प्रेस किया। लिफ्ट ऊपर जाने लगी। कुछ देर में रजत लिफ्ट से बाहर आया। इस फ्लोर पर सिर्फ 2 कैबिन बने हुए थे, जिसमें से एक रजत का था। रजत अपने कैबिन में गया और फाइल्स का एक छोटा सा पहाड़ उसका इंतजार कर रहा था। कुछ ही देर में उसका असिस्टेंट भी वहां आ गया और उसने पूरे दिन का सारा डेटा उसे दे दिया। उसकी सारी मीटिंग्स और कॉन्फ्रेंस की जो भी डिटेल्स उसके पास, जिसने सब कुछ रजत को एक्सप्लेन कर दिया। रजत ने एक्सप्रेशनलेस फेस के साथ अपने असिस्टेंट को देखा और उससे कहा, एमिनेशन के टेंडर फाइल कहाँ है और उसकी डेट कब की अनाउंस हुई है? कुछ सोचकर असिस्टेंट ने थोड़ा डरते हुए जवाब दिया, बट सर, इस बार तो हम लोग टेंडर नहीं भरने वाले थे, तो फिर? रजत ने उसे घूर कर देखा और बोला, अब ये तुम डिसाइड करोगे कि कौन सी टेंडर हमें फिल करनी है, कौन नहीं। टेंडर की फाइल लेकर आओ और सारे स्टाफ को कह दो मुझे वो टेंडर हर हाल में चाहिए। इसीलिए मेहनत दुगनी नहीं, उससे कहीं ज्यादा की करें। ओवरटाइम की पेमेंट उन्हें मिल जाएगी, बट मुझे ये टेंडर हर हाल में चाहिए। असिस्टेंट के माथे पर बल पड़ गए। वो सोच में पड़ गया कि अब क्या किया जाए, क्योंकि पहले ही रजत ने मना कर दिया था कि इस बार कंपनी वो टेंडर फिल नहीं करेगी, और अब रजत का कहना था कि कंपनी वो टेंडर फिल करेगी और रजत को अब वो टेंडर हर हाल में चाहिए। असिस्टेंट मुंह लटकाकर उसे चला गया। असिस्टेंट के जाने के बाद रजत ने अपनी पीठ चेयर से टिकाई और सीलिंग की तरफ देखते हुए रजत खुद से ही बोला, अब देखता हूं आप क्या करती है। जस्ट वेट एंड वॉच, यू आर माइन एंड यू हैव टू बी माइन एंड यू विल मेक मी योर्स। और इन सबसे पहले मुझे इस बात का इंतजाम करने हैं कि आप मुझसे दूर ना जाए। कहते हुए रजत की आंखों में कुछ अजीब सा था। चैप्टर 14, माई स्पाई वाइफ। अपनी ऑफिस कैबिन में बैठे रजत कि दिमाग में कुछ चल रहा। वो किसी टेंडर को हासिल करना चाहता था, जिसके बाद वो अनामिका को प्रेशराइज करना चाहता था कि वो उसे एक्सेप्ट करे। मगर सवाल ये था कि टेंडर और अनामिका के बीच लिंक क्या है? स्टॉप। दूसरी तरफ अनामिका तेज कदमों से आगे बढ़ रही थी। उसके कदम सीधे रॉय सर की कैबिन के बाहर ही रुके। कैबिन के बाहर ही एक पियोन बैठा हुआ था। हालांकि वो पियोन अनामिका को अच्छी तरह से जानता था और इसी वजह से उसने अनामिका को रोकने की हिम्मत नहीं की। मगर रूल्स और प्रोटोकॉल की वजह से अनामिका ने पियोन से अंदर जाकर रॉय सर से परमिशन लेने को कहा। तो पियोन ने अनामिका की बात मानी और रॉय सर से परमिशन लेने चला गया। ऐसा करने की 2 कारण थे। पहला कारण तो जहां इस वक्त अनामिका थी वो रॉ का हेड ऑफिस था। यहां वो मनमानी कर नहीं सकती थी, और अगर वो ऐसा करती तो ये उसके सीनियर की डेस्परेट करना होता। दूसरा कारण ये है कि अनामिका वक्त से पहले ही पहुंच चुकी थी और जरूरी नहीं था कि जिस वक्त अनामिका पहुंचे रॉय सर उस वक्त मीटिंग के लिए अवेलेबल हो। कुछ पल बाद राजू पेयोन बाहर आया और उसने अनामिका को रॉय सर के कैबिन में जाने को कहा। अनामिका फौरन रॉय सर की कैबिन के अंदर चली गई। उसके पीछे शाद भी रॉय सर के कैबिन के अंदर चले गए।
अनामिका के अंदर आते ही रॉय सर ने अनामिका को चेयर पर बैठने का इशारा किया। आते ही सबसे पहले अनामिका ने रॉय सर को ग्रिड करते हुए सल्यूट किया और फिर उसके बाद चेयर पर बैठी। अनामिका की फेस पर कोई खास एक्सप्रेशन नहीं थे। रॉय सर ने अनामिका की तरफ एक फाइल बढ़ाई। अनामिका ने बिना कुछ ज्यादा रिएक्ट किए हुए वो फाइल ले ली और खामोशी से उससे पढ़ने लगी। फाइल लेते हुए तो अनामिका के फेस न्यूट्रल एक्सप्रेशन थे, मगर जैसे जैसे वो उस फाइल को पढ़ने लगी उसके फेस एक्सप्रेशन बदलने लगे। उसकी आंखें बड़ी होती चली गईं और हैरानी से भर गई। उसके हाथों की पकड़ भी उस फाइल पर मजबूत हो गई और वो कितनी ज्यादा हैरान, परेशान और गुस्से में है, ये बात उसकी आंखों में साफ देखी जा सकती थी। वो फाइल काफी ज्यादा मोटी थे और यही कारण था कि अनामिका को उस फाइल को कंप्लीट करने में 13 घंटे का समय लग गया। फाइल को खत्म करते ही अनामिका ने एकदम से उस फाइल को बंद किया और लगभग रेबल पर उस फाइल को पटकते हुए अनामिका रॉय सर से बोली, "What the hell, sir? What nonsense is this?" कहते हुए अपनी नजरें अनामिका ने शाद की ओर की और फिर उनसे कहा, "Will you please explain?" और फिर रॉय सर की ओर देखने लगी। शाद और रॉय सर दोनों के फेस एक्सप्रेशन शांत और काफी सीरियस थे। शाद, जो अनामिका के पीछे ही खड़े थे, वो आगे आए और उन्होंने कहा, "अब तुम्हें समझ आया कि हम क्यों चाहते हैं कि तुम इस केस को हैंडल करो। चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है और इन सब का कारण कहीं ना कहीं तुम भी हो।" अपनी आखिरी लाइन को पूरा करते हुए शाद की आवाज में हल्का गुस्सा भी झलक रहा था। रॉय सर ने एक हल्के हाथ के इशारे से शाद को शांत कराया और अनामिका से बोले, "सारी रिपोर्ट, डॉक्यूमेंट्स और अभी तक जो भी डेटा कलेक्ट हुआ, सब कुछ तुम्हारे सामने है। अब भी तुम्हें लगता है कि तुम्हें यह केस हैंडल नहीं करना चाहिए। अब तुम्हें जो सही लगता है, जैसा सही लगता है, वैसा करो। जैसा कि मैंने तुमसे कल ही कहा था, तुम्हारी फैसले के अगेंस्ट कोई नहीं जाएगा।" अनामिका ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। अपनी आंखें खोल अनामिका ने रॉय सर को देखते हुए बोली, "ठीक है सर, मैं ये केस रिकवर करती हूँ। आज से, बल्कि अभी से मैं इस केस को हैंडल करने के लिए तैयार हूँ। अब सबसे पहला काम जो आपको करना है, नेशनल डिफेंस की इमरजेंसी मीटिंग बुलाइए, जिसमें नेशनल डिफेंस हायर ऑफिसर्स शामिल होंगे। इस मीटिंग को खुद मैं कंडक्ट करूंगी और अब नेशनल डिफेंस के हिस्ट्री में वो होगा जो अब तक नहीं हुआ।" कहते हुए अनामिका की आंखों में कुछ अजीब सा था। शाद और रॉय सर दोनों ने ही एक दूसरे को देखा। उन दोनों में से किसी को भी अनामिका की बातों का मतलब समझ में नहीं आया। नहीं समझ पा रहे थे कि इस वक्त अनामिका के दिमाग में क्या चल रहा है, मगर वो जितना उसे जानते थे उस हिसाब से कुछ सीधा और सिंपल तो नहीं हो सकता था। रॉय सर ने सहमति में सिर हिलाया, अनामिका से सवाल करते हुए कहा, "ये मीटिंग कब करनी है?" वह सब जानते थे। अनामिका से किसी केस को लेकर ज्यादा डिटेल्स निकलवाई नहीं जा सकती। वो कभी भी एक प्रॉपर आंसर नहीं दिया करती थी, इसलिए सवाल करने का कोई मतलब ही नहीं था। इसलिए उन्होंने अनामिका से उसके प्लान के बारे में कुछ नहीं पूछा और सिर्फ उससे ये जानने की कोशिश भी की वो उस मीटिंग को कब करना चाहती है। अनामिका ने जवाब देते हुए कहा, "2 दिन बाद, सर।" रॉय सर ने अनामिका से सवाल किया, "आर यू श्योर? तुम ये हैंडल कर पाओगी 2 दिन में? सारे अरेंजमेंट्स हो जाएंगे। क्योंकि तुम नेशनल डिफेंस की हायर ऑफिसर्स को बुलाना चाहती हो, तो आर यू 100% श्योर? तुम इन 2 दिनों में सारी तैयारियां कर लोगी?" ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि अनामिका की काबिलियत पर रॉय सर को शक था, पर उनके सवाल करने का कारण बस इतना था कि अनामिका की तबीयत काफी लंबे वक्त से ठीक नहीं थी और वो इन सब से लगभग 6 महीनों से दूर थी। वो मेंटली अनस्टेबल थी, जिसकी वजह से ये सोचना बिल्कुल लाजमी था कि अभी ठीक हुई अनामिका इतना प्रेशर झेल भी पाएगी या नहीं। अनामिका ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, "यस सर, आई कैन मैनेज एवरीथिंग। चैप्टर 15, माई स्पाई वाइफ।" अनामिका ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, "यस सर, आई कैन मैनेज एवरीथिंग।" अपनी बात को खत्म करते ही अनामिका अपनी चेयर से उठी
और थोड़ा दूर जाकर रॉय सर को सल्यूट कर कैबिन से बाहर की ओर अपने कदम बढ़ा दिए। अनामिका के जाते ही शाद भी अनामिका के पीछे चले गए। जाते हुए ऑफिस का ज्यादातर स्टाफ उन दोनों को देख रहा था। अनामिका को देखते ही मानो सबको सांप सूंघ गया हो। ऑफिस का सारा स्टाफ बार बार अनामिका और शाद को ही देख रहा था। दोनों के जाने के बाद एक ऑफिसर फौरन हरकत में आया और तेज कदमों से ऑफिस के एक दूसरे कैबिन की ओर बढ़त गया। अनामिका और शाद दोनों ही पार्किंग लॉट में आए और अनामिका ने इस बार शाद को ड्राइव नहीं करने दी और उनसे गाड़ी की चाबियां ली और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर वहां से निकल गई। दूसरी तरफ ऑफिस के कैबिन में दोनों आमने सामने बैठे हुए थे। वो ऑफिसर जो हड़बड़ाहट में अभी उस कैबिन के अंदर आ, उस ऑफिसर ने अपने सामने मौजूद ऑफिसर को सल्यूट किया। उस ऑफिसर ने चेयर पर बैठने का इशारा किया। उस ऑफिसर ने बैठते हुए कहा, इट वॉज द बिग न्यूज शिनॉय सर। ऑफिसर शिनॉय ने उस ऑफिसर को आगे कहने का इशारा किया। इशारा पाते ही उस ऑफिसर ने आगे कहना शुरू किया, सर आज डीजीपी शेखावत ऑफिस आई थी और चीफ से भी मिली। उस ऑफिसर की ये बात सुनते ही ऑफिसर शिनॉय के चेहरे पर हैरानी और परेशानी साफ दिखने लगी। उन्हें इस बात की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी और ये उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। ऑफिसर शिनॉय ने उस ऑफिसर से कहा, शिंदे कब आई थी वो? शिंदे ने जवाब दिया, वो कब आई तो नहीं पता सर, हम सबने उन्हें चीफ के कैबिन से निकलकर जाते हुए देखा। सिर्फ मैंने नहीं बल्कि सारे ऑफिस का से स्टाफ ने देखा और शाद भी उनके साथ था। अब ऑफिसर शिनॉय के मन में शक की कोई गुंजाइश नहीं थी कि वो अनामिका ही थी। ऑफिसर शिनॉय ने शिंदे से कहा, किसी तरह से पता लगाव के चीफ और डीजीपी शेखावत के बीच किस बारे में बात हुई और क्या बात हुई? शिंदे ने कहा, पर यह कैसे मुमकिन है सर? चीफ पर नजर रखना या फिर उनकी जानकारी के बाहर उनके कैबिन में हुई बातों के बारे में जानना इतना आसान तो नहीं। और अगर इन सब का किसी को पता चल गया तो हमारा पूरा करियर खत्म हो जाएगा। सिर्फ करियर ही नहीं, हमारी लाइफ खत्म की जा सकती है। यह काफी रिस्की है सर। ऑफिसर शिनॉय ने शिंदे को समझाते हुए उससे कहा, शिंदे रिस्क कहाँ नहीं है, अगर ऊंचाइयों पर पहुंचना है तो रिस्क उठाना ही होगा। और तुम घबराओ मत, तुम्हारी मदद के लिए मैं हूं, कुछ नहीं होगा। बस जो भी करना सावधानी से करना, बाकी मैं देख लूंगा। ऑफिसर शिनॉय इसके सीनियर है और सिर्फ सीनियर नहीं, रॉ में डेप्यूटी सेक्रेटरी है। इस बात से पूरा डिपार्टमेंट अच्छी तरह से वाकिफ था कि बहुत ही जल्द ऑफिसर शिनॉय को एज जॉइंट सेक्रेटरी प्रमोट कर दिया जाएगा। और अगर ऑफिसर शिनॉय के साथ अच्छे रिलेशंस बनाए जाए तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि इसका बेनिफिट कुछ समय बाद ऑफिसर शिंदे को भी मिले। ऑफिसर शिनॉय और शिंदे की और भी कुछ बातें हुईं। कुछ देर की बातचीत के बाद शिंदे वहां से चले गए। शिंदे के जाने के बाद शिनॉय की आंखें जो कुछ शांत थीं, वो अब गुस्से से लाल थीं। नफरत से भरकर शिनॉय ने खुद से ही कहा, नो नो डीजीपी शेखावत, इस बार नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारे मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगा। काफी देर की ड्राइविंग के बाद अनामिका की कार शहर के पॉश एरिया में एक बंगले के आगे आकर रुकी। ये बंगला बाहर से बेहद ही खूबसूरत था। बंगले के आगे एक बड़ा सा गार्डन, जहां पर अब भी काफी हरे भरे पेड़ थे। देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई अक्सर इनकी देखभाल किया करता हो। यह अनामिका का अपना बंगला था जहां वो रहा करती थी। अनामिका ने एक नजर पूरे बंगले पर डाली और बंगले के अंदर की ओर अपने कदम बढ़ा दिए। इस बंगले की देखभाल के लिए, खास तौर से इसके गार्डन की देखभाल के लिए अनामिका ने कुछ सर्वेंट्स रखे थे, मगर उनमें से किसी को भी बंगले के अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। और यही कारण था, बंगले के बाहर का हिस्सा काफी साफ सुथरा और खूबसूरत था, मगर बंगले के अंदर का हिस्सा धूल मिट्टी से भरा हुआ था। अनामिका ने बंगले का दरवाजा खोला और अंदर चली गई। पूरा फर्नीचर सफेद चादरों से ढका हुआ था और उस पर काफी धूल थी। अनामिका ने सीढ़ियों की तरफ कदम बढ़ाए और कॉरिडोर को क्रॉस करते हुए अंदर आते ही
अनामिका ने पहले ही विला का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था। अनामिका कॉरिडोर को क्रॉस करते हुए एक कमरे के बाहर आकर रुकी और उस कमरे का दरवाजा खोला। अंदर जाते ही उसकी नजर मानो जैसे ठहर सी गई। उसकी आंखों में कुछ अलग से ही भाव थे जिसे बताया नहीं जा सकता था। अनामिका के कदम जैसे अपनी जगह पर ही जम गए। वो बस एकटक कमरे के अंदर देखती जा रही थी। क्या देख रही है अनामिका? आखिर क्या था अनामिका के कमरे में ऐसा जिसने अनामिका के दिल में भी हलचल कर दी? क्या होने वाला है 2 दिन बाद होने वाली इस मीटिंग में? क्या है अनामिका का प्लान? क्या रोक पाएंगे ऑफिसर शिनॉय अनामिका को? कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए पार इन माई स्पाई वाइफ